Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम KMUCAT जो टेस्ट हुआ है 25 अगस्त 2024 को, टेस्ट नंबर 1, उसके अंदर केमिस्ट्री पोर्शन के केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके MCQs हम डिस्कस करेंगे। उसके कंसेप्ट्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की तरफ हम चले जाएंगे और किस तरह हम कम टाइम के अंदर ट्रिक शॉर्टकट इस्तेमाल करके उन MCQs को सॉल्व करेंगे। और ये है MCQs पेपर, और इसके अंदर केमिस्ट्री का जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4 से 17 तक। ये MCQ सारे के सारे केमिस्ट्री से हैं और इन्हीं को हमने अभी जो है इनकी सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, कैसे हम कम टाइम के अंदर इनको सॉल्व आउट कर सकते। अच्छा जी, फर्स्ट MCQ स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 60 ग्राम ऑफ दी ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है, जैसा कि यहाँ हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्सीजन और इस साइड पे हम लिखेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल अगर होता, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का में 16 और 2 ऑक्सीजन में है तो 32 ग्राम जो है वो सेल आपके पास मौजूद हैं ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम हो तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 होंगे, 1 मोल ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वक्त जो कि हमें अवेलेबल है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मुराद ये है कि ये हाफ़ है, मतलब इसका क्या हो गया, हाफ़। तो 16 ये हाफ़ हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। ये हाफ़ जब होगा तो फिर इसका मतलब 1 का हाफ़ क्या होता है, 0.5। तो मतलब 0.5 इसका क्या है, आंसर है। इसका आंसर 0.5 मोल। तो 0.5 इसके अंदर ये वाला जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। IR, एक्स-रे और गेमा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। एनोडिक रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है ज़ीरो डायपोल मोमेंट। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसके थोड़ा सा ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके लिए डायपोल मोमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। अच्छा जी, इसमें ये 2 केसेस हम बना लेते हैं। अगर आपके पास AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, A का मतलब है कि ये सेंट्रल एटम है और B ये साइड एटम है या टर्मिनल एटम कहा जाता है। तो B जो है वो 2 केसेस हैं। अगर B जो साइड एटम है वो सारे आइडेंटिकल हों, सारे एक जैसे हों, और सेंट्रल एटम जैसा कि यहाँ इस केस में A है, A के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, तो फिर उस सूरत में साइड एटम सारे सेम हो, सेंट्रल एटम लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में लोन पेयर ना हो, तो इस तरह की सूरत हाल में वो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके लिए डायपोल मोमेंट 0 होता है। और वो डायपोल मोमेंट जब 0 हो तो ऐसे मॉलिक्यूलों को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। वो क्या कहलाता है, नॉन पोलर। वो नॉन पोलर में चला जाता है। लेकिन सूरत हाल कुछ दूसरी तरह चली जाए, जैसा कि B एटम बेशक सेम हो लेकिन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में क्या मौजूद हो, लोन पेयर। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में क्या मौजूद हो जी, लोन पेयर। जब लोन पेयर मौजूद हैं तो ऐसे मॉलिक्यूलों के लिए डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता और इसके लिए डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं आता। जब डायपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होता है जी, पोलर कहलाता है। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। अब इन तीनों एग्जांपल्स में जो गिवन है इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, नाइट्रोजन के पास साइड एटम N, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, साइड एटम क्या है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लिहाज से ये क्या है, नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। ठीक है। अच्छा, इनके अब जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है तीनों के, तो ये आपके पास है जी NH3। अब साइड एटम तीनों हाइड्रोजन है केस, लेकिन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके लिए डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा और इसके लिए भी डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है।
जो है यहाँ पे सॉरी ये NH3 की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है जी, NF3 है, ये है F है, इसकी जगह आपने लिखना है F है। ये तीनों क्या मौजूद हैं जी, F है। NH3 की जगह हम क्या है, NF3। NF3 से मुराद ये हो गया कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। साइड एटम फिर भी सेम है, लेकिन नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डायपोल मोमेंट ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों के क्या, दोनों क्या है, पोलर हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए BF3 सेंट्रल एटम कौन सा है जी, बोरान। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, बोरान है, सेंट्रल एटम बोरान। और बोरान के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए लोन पेयर जब मौजूद ना हो, तो आपको मैंने बताया लोन पेयर ना हो, सारे एटम सेम हो साइड एटम, और लोन पेयर ना हो तो उसके लिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसके लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर होता है और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, नॉन पोलर। तो इसके लिए, और वाटर के केस में आप देखें जी यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसके लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है और इसके लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन BF3 है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, BF3। तो BF3 इसका C ऑप्शन कौन सा है जी, करेक्ट होगा C ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनिक करेक्टर। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो आयनिक करेक्टर आपको पता होना चाहिए, आयनिक करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलैरिटी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, पोलैरिटी के। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा, और पोलैरिटी इज़ फर्दर डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अब इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में है, दूसरा नंबर HCl है, तीसरा नंबर आपके पास है HBr है, और सबसे कम किसका है, HI। तो आयनिक करेक्टर भी इसी लिहाज से होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर किसका होगा, आपके पास HF में होगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 8। द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NH3 कंसीडरिंग ओनली द पोजीशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपने फाइंड करना है जिसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना, सिर्फ जो है वो आपने एटम की पोजीशन को सामने रखते हुए इसकी जो है शेप निकालना है। तो ये आप जानते हैं NH3 का हमने निकाला है, ये है इसका शेप कैसा होगा जी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट ऑप्शन ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 9. Which one of the following end-to-end overlap of the atomic orbitals give rise to the formation of the sigma bond, pi bond, metallic bond, coordinate covalent bond? तो इसके लिए हेड टू हेड ओवरलैप, इसका दूसरा नाम है हेड टू हेड ओवरलैप, या इसका हम कहते हैं सिग्मा जो है हेड टू हेड ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है जी, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, ऐसे हेड इनके दोनों के आपस में ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सिग्मा बॉन्ड, A ऑप्शन करेक्ट है इसका। MCQ नंबर 10 है, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आपने निकालना है। ये चैप्टर नंबर 9 जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स के ये MCQs है। इसको समझने के लिए आपको मैं K का यूनिट निकालने का शॉर्टकट सा फार्मूला बता देता हूँ। वो ये है, कंसंट्रेशन का यूनिट हम ले लेते हैं मोस्टली मोल पर DM3, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपने क्या करना है जी 1 - n करना है, और आगे लिखना है जी पर टाइम। टाइम में आप कौन से टाइम मेजर करते हो, जैसा कि सेकंड है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, हावर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब इसी फार्मूले को आप लोगों ने हर एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, थर्ड के लिए निकाल सकते हो। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि n क्या चीज़ है जी, n का मतलब है ऑर्डर।
एंड आपके पास है ऑर्डर है। इस वक्त ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 है, सेकंड ऑर्डर है। जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा -1। और साथ जो है टाइम यहाँ पे मिनट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं जी पर मिनट्स। ऑप्शन में हमारे पास पर मिनट मौजूद है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो ये पर मोल होगा, मोल इन्वर्स होगा, dm माइनस ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस dm प्लस 3 dm क्यूब हो जाएगा, और साथ जो है पर मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। मतलब k का यूनिट जो आपके पास आ जाएगा वो k इज का यूनिट हमारे पास। इनमें जो ऑप्शन आपको गिवन है, पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है, और दूसरे ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन आपने ढूंढना है, dm क्यूब और पर मोल पर मिनट्स, dm क्यूब पर मोल पर मिनट्स। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs 11 है, एंथ्रासीन इज़ आइसोमर टू बेंजीन। एंथ्रासीन किसका आइसोमर है, बेंजीन का है, फेनेंथ्रीन का है, नेफ्थलीन का है या क्रेसीन का है। तो इसका है करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास है जी फेनेंथ्रीन। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए एंथ्रासीन ये आपके पास है, ये वाला कंपाउंड एंथ्रासीन है। 3 बेंजीन रिंग है जो बिल्कुल कैसे रिंग एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फ्यूज़ हैं लीनियरली, ठीक है। इधर आपके पास है 2 रिंग है, 3 इधर भी 3 ही रिंग है, 2 लीनियरली अटैच हैं इसी तरह, और चौथी रिंग यहाँ पे ऊपर ही है। तो मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है। रिंग की जो अरेंजमेंट है, पोजीशन डिफरेंट है, ये एक दूसरे के आइसोमर है, बाकी तमाम चीज़ें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन एक दूसरे के क्या हो गए जी, आइसोमर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। MCQ नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। 12th MCQs ये है कि एक कंटेनर है जिसके वॉल्स पोरस हैं, और उसके अंदर कह रहे हैं जी 4 गैसेस हमने रखे हैं। वो 4 गैसेस कौन कौन सी गैसेस हमारे पास हैं जी, 4 गैसेस आपके पास हैं हाइड्रोजन, इसके बाद है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Which one of the following gas will takes least time to diffuse out of the container? कौन सी ऐसी गैस है जो कंटेनर से रिलीज़ होने में कम टाइम लेगी, मतलब एक रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका फास्ट होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान लॉ है जो हम लोग जानते हैं, लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन्स, मतलब है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स। वो ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मेसेस। जिस गैस का मोलर मेस जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो अब इसमें मोलर मेसेस को हमने देखना है। हाइड्रोजन का मोलर मेस है यहाँ, पहले हीलियम है, इसका मोलर मेस हीलियम का कितना होगा, हीलियम का 4 है, हीलियम का मोलर मेस कितना है 4, और हाइड्रोजन का 2, और नाइट्रोजन 28, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 44। सबसे कम मोलर मेस किसका है, हाइड्रोजन। तो सबसे कम टाइम ये ले लेगी, मतलब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इसी का होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हाइड्रोजन। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है, इफ़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज़ 4 देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी। कह रहा है कि एक एटम है और उस एटम के लिए मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितने हैं जी, 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है नंबर ऑफ शेल, तो इसका मतलब 4 शेल है, 1 2 3 एंड 4। और आप जानते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड में 18, जबकि फोर्थ में आपके पास आ जाते हैं 32। इन सब को आप क्या करना है, सम अप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 60। टोटल उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस एटम के अंदर टोटल 60 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 14। MCQ नंबर क्या है, इसके अंदर
रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने फाइंड करना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके डेरिवेटिव्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इसका ऑर्डर आपने निकालना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो एसिड हैलाइड होते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनके रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से, एसिड हैलाइड। ये आपके पास है हाईएस्ट रिएक्टिव, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो आपके पास हैं जी, लीस्ट रिएक्टिव आपके पास है एसिड एमाइड। ये दो बातें हमने ध्यान में रखना है। एमाइड सबसे कम रिएक्टिव हैं और एसिड एमाइड सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं। हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा एसिड हैलाइड की है। बस ये दो बातें ध्यान में रखना है। सबसे हाईएस्ट आपने देखना है कौन सा होना चाहिए, हैलाइड, और सबसे लीस्ट आखिर में किसकी होनी चाहिए, आपके पास एमाइड्स। तो इन दो टर्मिनल्स में आप पहुंचेंगे तो फिर आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में कोई मसला ही नहीं होगा। इस एमसीक्यूज़ के लिए ढूंढते हैं एमसीक्यूज़ का आंसर। तो सबसे जो हाईएस्ट होगा वो कौन सा होना चाहिए जी, आपके पास ये वाला होना चाहिए, एसिड हैलाइड। एसिड क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड है, तो ये वाला सबसे, डी ऑप्शन में एसाइल क्लोराइड सबसे हाईएस्ट है, तो ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे एनहाइड्राइड है और सबसे कम जो है वो इसी में जो है आखिर में एस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, आ गया जी डी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर है 15, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन हैव। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, +1 ये कब होगा, जब ये मतलब है कि +1 ये नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। और 0 हो सकता है जैसा कि H2 के केस में इसका क्या एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा। और ये -1 भी हो सकता है। -1 कब होगा, जब ये -1 कब होगा, जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, जैसा कि फर्स्ट ए और सेकंड ए के साथ ये क्या करे, मेटल हाइड्राइड जब बनाता है तो उसके अंदर -1 होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, इफ़ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर एट सेम टेम्परेचर देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर। अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है जी, वेपर प्रेशर को फाइंड करना है कि सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि सारे के सारे ये क्या है जी, अल्केन्स हैं, एक ही क्लास के मेंबर्स हैं, सेम क्लास के मेंबर हैं, अल्केन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इनके अंदर सेम नेचर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांगर होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। ये अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट सा ज़हन में रखें, वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अब चूंकि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे एक ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर लंडन डिस्पर्जन जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो हमने जहन में रखना है। वो इस तरह है कि लंडन डिस्पर्जन जो फोर्स है वो आप लोगों ने जहन में रखना है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है और साथ साथ वैसे जनरली अगर देखा जाए मोलर मेस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली रिलेटेड विद दी मोलर मेस। अब मॉलिक्यूल का मेस ज़्यादा है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा। इसी पॉइंट को समझते हैं। देखें, सबसे पहला आपके पास है जी, पहला है ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4। नीचे में आपके पास पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन 7 कार्बन है। तो जो आपने एक बात ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूलर मेस जो होगा वो मोलर मेस या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मेस क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और मॉलिक्यूलर मेस जब इंक्रीज़ होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो है इंटरमॉलिक्यूल या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा डी में है और इस वजह से इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यूज़ है और ये आपके ये जो एमसीक्यूज़ आया हुआ है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एमसीक्यूज़ है। रिवर्सिबल रिएक्शन से एमसीक्यूज़ को गिवन है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ आर रिएक्शन।
मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, फॉरवर्ड की करेगा, रिवर्स की करेगा, दोनों। सी ऑप्शन है, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, दोनों की स्पीड इंक्रीज़ करेगा सेम एक्सटेंट भी। आखिर में फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द लार्जर एक्सटेंट, जबकि रिवर्स डायरेक्शन टू द स्मॉलर एक्सटेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं तो वैसे बता देता हूँ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसका रीज़न आपको समझने की ज़रूरत है। जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये कम करेगा, उतनी बैकवर्ड के लिए करेगा। मैं एक ग्राफ आपको ड्रा करता हूँ फिर। ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट इसी चोटी को क्रॉस करके इन्होंने प्रोडक्ट में जाना है। और बैकवर्ड डायरेक्शन है तो बैकवर्ड के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है जी, कैटलिस्ट ऐड करना है। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है जी, कम करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये क्या करेगा, इतनी एनर्जी करेगा। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कमी आई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी जी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी में कमी आएगी, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो एनर्जी आ गई जी, सिर्फ इतनी सी एनर्जी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ये जो एनर्जी कम हुई है, ये किसके लिए कम हुई है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो बहरहाल दोनों एनर्जीज़ क्या हो गई, कम हो गई। जितनी फॉरवर्ड के लिए कम हुई उतनी बैकवर्ड, मतलब ये है कि क्योंकि बैकवर्ड ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से उतनी कम हो गई। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वली कम हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जितना फास्ट होगा इतना बैकवर्ड फास्ट होगा। कि कैटलिस्ट का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है।